तो मुगल काल पढ़ रहे थे, और मुगल काल में हमने पूर्व मुगल काल पढ़ लिया। मुगल काल जब भारत में बाबर का आक्रमण होता है और बाबर भारत पे कब्जा कर लेता है, बाबर अफगानिस्तान से आया था, मंगोल शब्द से मुगल शब्द का निर्माण हुआ है। और ये बाबर, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, यानी औरंगजेब तक हमने पढ़ा था। ये पूरा काल मुगल काल कहलाता है, जिसकी शुरुआत होती है 1526 से, और 1707 में औरंगजेब मर जाता है, कल बताया था। उसके बाद में भी मुगल राजा होते हैं, तो टोटल 1858 तक ये साम्राज्य चलता है, यानी कि 1526 से 1858 तक भारत पर मुगलों ने शासन किया, इसलिए इसे मुगल काल कहते हैं। दो हिस्से में बांट लिया, 1526 से 1707 तक यह कहलाता है पूर्व मुगल काल। क्या कहलाता है? पूर्व मुगल काल। और 1707 से 1858 तक यह कहलाता है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल, पूर्व का मतलब होता है पहले वाला, उत्तर का मतलब होता है बाद वाला। तो देखिए, मुगल वंश जो पूरा भारत में हुआ, दो हिस्सों में बांटा है। पूर्ववर्ती मुगल काल 1526 से 1707, इसमें राजा हुए, सबसे पहला बाबर आया था, उसके बाद में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, ये तीन जो राजा हैं, इन लोगों ने मुगल साम्राज्य को बनाया, लड़ा, मेहनत की, काम किया, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? उत्कर्ष का काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किन किन के राजाओं को? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन तीनों लोगों ने मजे लिए, इसे बोलते हैं विलासिता का काल। क्या बोलते हैं? विलासिता बोल दो या वैभव बोल दो, बात एक ही है, मजे के काल, वैभव का काल। और इसके बाद में जो भी राजा हुए 1707 के बाद में, उसे हम उत्तर मुगल काल कहते हैं। और ये इस समय क्या होने लगा था? अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब होता है ये नष्ट होने का, विनाश का काल है। कोई भी राजा बड़ा नहीं हुआ, और लेकिन बहुत सारे राजा हुए। मुगल साम्राज्य का जो पतन होने लगा, इसे हम पतन का काल भी कह देते हैं। पतन का काल, पतन काल या उत्तर मुगल काल। इसकी नींव रख दी थी किसने? औरंगजेब ने। कल मैंने आपको औरंगजेब के बारे में पढ़ाया डिटेल से। धार्मिक रूप से असहिष्णु व्यक्ति था। औरंगजेब ने पूरा इस्लामिक तौर पर शासन किया। इसे जिंदा पीर भी कहते हैं। इसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर जोर दिया, जजिया कर लागू कर दिया, मंदिरों को तोड़वाना, है ना, ये सारे काम किए। इससे क्या हो गए कि अभी तक जो हिंदू मुसलमान एकता अकबर के टाइम से चली आ रही थी, वो औरंगजेब के टाइम पे आके टूट गई। हिंदू शासकों ने विरोध करना शुरू कर दिया, और औरंगजेब के जिंदा रहते ही सबसे ज्यादा राज्य सूबे औरंगजेब के में पास ही थे, 20। उससे पहले अकबर के में 18 थे, औरंगजेब के में 20 हो गए थे। गोलकुंडा, बीजापुर उसने और जीत लिया था। तो औरंगजेब के जिंदा रहते ही यह साम्राज्य विखंडित होने लगा। लगभग लगभग आप ये कह सकते हो कि औरंगजेब के अंतिम समय में संपूर्ण दक्षिण भारत आजाद हो चुका था। और ना केवल दक्षिण भारत आजाद हुआ था, उत्तर भारत में भी, चाहे तो जाट हो, भरतपुर के जाट, राजा राम चूड़ामल कल बताया था, या फिर मैंने कहा राजपूत राजा, अलग अलग लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था मुगल, जब औरंगजेब के जिंदा रहते ही उसके बुढ़ापे के समय 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है, तो उसके बाद में बहुत से राजा बनते हैं। इन पूरे राजाओं को हम उत्तर मुगल कालीन शासक कहते हैं। ये जो राजा हुए हैं, इन राजाओं में से हमको सबको नहीं पढ़ना, नाम एक तरीके से आप समय याद रख सकते हैं। बहादुर शाह बना किसके बाद में? औरंगजेब के बाद। बहादुर शाह प्रथम भी इसे बोलते हैं। बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय, आखिरी।
प्रथम पहला है उत्तर मुगल काल का, और बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक। देखो बहादुर शाह हुआ 1707 से 1712 तक, उसके बाद में जहांदर शाह 1712 से 13, फिर फर्रुखसियार 1713 1719, रफ़ी उद दरजात 1719 में, और रफ़ी उद दौला 1719 में। नेक नेक समय के लिए हुए, दोनों भाई बीमार होकर मर गए थे। फिर मोहम्मद शाह 1719 से 48, फिर उसके बाद में अहमद शाह 48 से 54, और इसके बाद में आलमगीर द्वितीय 1754 से 1858, और शाह आलम द्वितीय 1859 से 1806, 1759 से 1806, और अकबर द्वितीय 1806 से 1837, और अंतिम था बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। 58 में इसकी मृत्यु, अब 62 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 57 में इसको कैद कर लिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अब इनमें मोस्ट कौन कौन है, तो बहादुर शाह प्रथम पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये औरंगजेब का उत्तराधिकारी है। जहांदर शाह के बारे में बस थोड़ा सा पढ़ते हैं, लंपट मूर्ख। फर्रुखसियार घृणित कायर, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं। मोहम्मद शाह को पढ़ना पड़ता है, इससे 2-3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था इसके समय में, अहमद शाह से एक आध पॉइंट बनता है, आलमगीर द्वितीय से कोई पॉइंट नहीं बनता। शाह आलम से एक संधि बन जाती है, बक्सर की संधि युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अकबर द्वितीय से एक पॉइंट बन जाता है कि इसने राजा की उपाधि दी गई थी, इसलिए इंपोर्टेंट नहीं है। बहादुर शाह द्वितीय को इसलिए पढ़ा, जफर को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह थे। कुछ को पढ़ना है, कुछ को नहीं पढ़ना, सबसे कुछ कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट। तो अब इन सभी राजाओं को पढ़ना है। अब इन सभी राजाओं को पढ़ना है तो हम सबसे पहले शुरुआत उत्तर मुगल काल की करते हैं। तो आप उत्तर मुगल काल मतलब 1707 से 1857। 1707 घटना क्या है? औरंगजेब की मृत्यु होती। अब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसे हम उत्तर मुगल काल, उसके बाद के काल को उत्तर मुगल काल कहते हैं। 1857 में आखिरी बादशाह होता है मोहम्मद शाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसको जो है अंग्रेज पकड़ के रंगून भेज देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बीच में जो जो राजा हुए उनमें क्या क्या काम किया, इनमें से कुछ कुछ महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उत्तर मुगल काल 1707 से प्रारंभ होता है। ठीक, कौन के मरने के बाद? औरंगजेब के मरने। और 1857 में जब बहादुर शाह जफर 1857 क्रांति जब हुई थी, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो क्रांति हुई थी अंग्रेजों के विरोध में, उसमें बहादुर शाह जफर उसके लीडर थे। 1707 में औरंगजेब मरा, उत्तर मुगल काल शुरू हुआ। और खत्म कब होगा? 1857 में, जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज पकड़ के बंदी बना लेंगे और रंगून म्यांमार भेज देंगे। क्यों क्यों भेजा? क्योंकि वो क्रांति करवा रहा था, लीडर था क्रांति का। इसलिए उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध हुई थी, उस समय उसमें उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। कैसे? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर की पराजय, उसके बाद अंग्रेजों द्वारा उन्हें रंगून म्यांमार में कैद में भेज दिया गया, जहां इनकी 1862 में क्या हो गई थी? मृत्यु। जहां इनकी मृत्यु हो जाती है और इससे उत्तर मुगल काल का अंत हो जाता है, और भारत में फिर मुगल सल्तनत समाप्त होकर अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है 1857 के बाद। ठीक है, इसी समय 1707 से 1857 की क्रांति तक के समय को हम क्या कहते हैं? उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे देखो, अब जब औरंगजेब मरता है तो पूरी कहानी किस तरीके से शुरू होती है। औरंगजेब के ये पुत्र हैं इतने, क्या हैं? 5। सिर्फ नाम वैसे ही पढ़ लेना क्योंकि आगे पूरी कहानी पढ़ने वाले, थोड़ी सी रूपरेखा आपके दिमाग में होनी चाहिए। औरंगजेब के 5 पुत्र हैं, आजम शाह, मुअज्जम, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर और काम बख्श। औरंगजेब के 5 बेटे थे, आजम शाह, मुअज्जम, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, काम बख्श। इनमें से मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है बीमारी से। ठीक है, ये मर जाते हैं असमय। कितने बचे? 3 बचे, आजम शाह, मुअज्जम और काम बख्श। और जैसे कि मुगल परंपरा में चला आ रहा था, जहांगीर की मृत्यु के बाद से ही, जहांगीर के बाद में शाहजहां शासक बना, खुर्रम। शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम। उसको भी अपने भाइयों से लड़ना पड़ा, और शाहजहां के बेटे दारा सुकोह औरंगजेब,
ये भी आपस में लड़े, औरंगजेब ने सबको मारा, राजा बना। तो ये स्वाभाविक सी बात थी कि जो परंपरा से चला आ रहा था वो यहाँ पर भी हुआ। औरंगजेब के मरने के बाद उसके बेटे शाह आजम शाह, मुअज्जम और काम बख्श के बीच में क्या हुए, युद्ध हुए। इन्हें हम उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से जानते हैं। क्यों युद्ध हुए? सिंहासन पे कब्जे को लेकर। बात समझ में आ रही भैया? और आखिरकार युद्ध में कौन जीता? मुअज्जम। और मुअज्जम अगला शासक बनता है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठता है। अब मैंने जो ये 1 2 3 4 ये नंबर डले हैं ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, है ना, उसके बाद में फिर 8 नंबर, फिर 9 10 11 12 ये नंबर डले ना। इनमें से ये लोग राजा हुए हैं, बाकी सिर्फ नाम इसलिए दे रखे हैं। समझ रहे हो? क्या है भैया कि यानी कि बाप के बाद बेटा राजा बन गया, वो सीधा नहीं बन पाया। जैसे मैंने कहा कि मुअज्जम बना, अब मुअज्जम के हुए कितने बेटे? ये 4 बेटे। एक था जहांदर शाह, एक था अजीम उस शान, एक था रफी उस शान, एक था जहान शाह। ये किसके बेटे हुए बाद में? मुअज्जम। बात समझ में आ रही है? औरंगजेब मरा, उसके बाद में उसका 3 बेटों में लड़ाई हुई, आजम शाह, मुअज्जम, काम बख्श। मुअज्जम शासक बना, मुअज्जम के 4 बेटे हुए, जहांदर शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्सान, जहान सहान, और बस ये 4 बेटे हुए। किसके? मुअज्जम के, बहादुर शाह प्रथम के। पर बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम के बाद में शासक बनता है कौन? जहांदर शाह। कौन बनता है? जहांदर शाह। जहांदर शाह की जब मृत्यु होती है तो उसका बेटा शासक नहीं बनता, उसके भाई अजीम उस शान का बेटा फर्रुखसियार शासक बनता है। तीसरे नंबर पे कौन बनता है? अजीम उस शान नहीं बनता, अजीम उस शान उसका भाई था, उसका बेटा यानी इसका भतीजा शासक बनता है। कौन? फर्रुखसियार। फर्रुखसियार जब मर जाता है तो उसके बाद में शासक कौन बनता है? जो उसका एक और चाचा था, रफी उस शान। रफी उस शान के 2 बेटे थे, रफी उद दर्जात और रफी उद दौला। आप देखोगे कि बहुत सारी किताबों में इनके नाम हमको लिखे ही नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि ये 1719 में 2 3 3 महीने के लिए बने हैं, इसलिए इनकी उसी समय दोनों भाइयों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये रफी उस शान के बेटे थे, रफी उद दर्जात और रफी उद दौला। ये तो मिल जाता है रफी उद दौला, ये बिल्कुल नहीं मिलता रफी उद दर्जात। ये थोड़ा बहुत मिल ही जाता है कहीं कहीं पर। तो ये फर्रुखसियार के बाद में 2 व्यक्ति बने, रफी उद दर्जात और रफी उद दौला। ये कौन? रफी उस शान के बेटे थे, जो कि बहादुर शाह के जो तीसरे नंबर का बेटा था उसके बेटे थे। या हम कह सकते हैं जहांदर शाह के भतीजे थे। जहांदर शाह के बाद में तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर, 6वें, 7वें नंबर तक कौन बने हैं? उसके भतीजे ही शासक बने हैं। 8वें नंबर पे जाके बना जहांदर शाह का बेटा। समझ रहे मेरी बात? तो जहांदर शाह मरा, जहांदर शाह के बाद में उसका भतीजा अजीम उस शान, भाई का लड़का, फर्रुखसियार बना। फर्रुखसियार के बाद में रफी उद दर्जात, रफी उद दौला, जो रफी उस शान के बेटे थे, वह भी जहांदर शाह का भाई था। ये भी दोनों जहांदर के भतीजे हो गए। समझ में आ रही है? और उसके बाद में मोहम्मद शाह बना, और मोहम्मद शाह के बाद में अहमद शाह बना। मोहम्मद शाह कौन था? जहान शाह का बेटा था। जहान शाह कौन था? जहांदर का भाई था। जहांदर का भाई का बेटा मोहम्मद शाह बना रफीउद्दौला के बाद में, और फिर उसके बाद में मोहम्मद शाह के बाद में उसका बेटा अहमद शाह बन। और फिर देखो, फिर बाद में जाके फिर सबसे आखिरी में ये तो बहुत बूढ़ा हो गया वो तब तक, कौन? आलमगीर द्वितीय। ये जहांदर शाह के बाद में बना, मतलब 8वें नंबर बना। और उसके बाद में आप देखेंगे, देखिए फिर कौन बनता है? शाहजहां तृतीय। ये इसका नाम भी हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलता। ये कौन था? ये काम बख्श का बेटा था। काम बख्श का बेटा कौन था? औरंगजेब का बेटा काम बख्श, काम बेटा का मुही उस सुन्नत, उस मुही उस सुन्नत का शाहजहां तृतीय। और शाहजहां तृतीय के बाद में फिर बनता है शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय के बाद में अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बाद में बहादुर शाह जफर। ये आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए इस पर नंबर डले हुए हैं। हालांकि अगर यहाँ पर भी दिक्कत आ रही है तो मैंने समझाया कि कौन किसका बेटा हो गया, वास्तव में कहानी तो यही है। बहादुर शाह जफर,
बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुख सियार, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, तो ये इंपोर्टेंट नहीं है। मोहम्मद शाह इंपोर्टेंट है, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। आप अगर दिमाग लगा के पढ़ लो ना तो बहादुर शाह प्रथम आप पहला और बहादुर शाह द्वितीय आखिरी। बहादुर शाह के बाद में जहांदर शाह, फर्रुख सियार, रफीउद्दौला को इन दोनों को छोड़ के मोहम्मद शाह, अहमद शाह, साथ में पढ़ो मोहम्मद शाह अहमद शाह का जोड़ा। देखो बहादुर शाह पहला और बहादुर शाह द्वितीय आखिरी, ये दो तो याद हो ही गए। जहांदर शाह, फर्रुख सियार, दो का जोड़ा याद कर लो। बहादुर शाह प्रथम के बाद में जहांदर था, फर्रुख शाह, और दो ही रफी भाई। और इसके बाद में तीन इकट्ठे, ये फिर मोहम्मद शाह और अहमद शाह, दो ही नाम एक जैसे है ना, मोहम्मद शाह अहमद शाह, मोहम्मद शाह अहमद शाह। और इसके बाद में फिर तीन है ये एक जैसे हैं, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, तीनों द्वितीय हैं। समझ में आ रही क्या बात? मैंने एक दिमाग से पढ़ भी कह रहा हूं जिसे आपके क्रम से याद हो जाएंगे। पहला आखिरी बहादुर शाह, फिर जहांदर शाह, फर्रुख सियार, और फिर दोनों भाई रफी, और फिर इसके बाद में दोनों शाह, मोहम्मद शाह अहमद शाह, और फिर तीनों द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। बस हो गए याद। थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ लो ना, रट्टा मारोगे तो होंगे नहीं याद। क्या कह रहा हूं? पहला बहादुर शाह, आखिरी बहादुर शाह, और फर्रुख सियार, जहांदर शाह, फर्रुख सियार, जहांदर शाह, फर्रुख सियार, दोनों भाई रफी, दोनों शाह, मोहम्मद शाह अहमद शाह, मोहम्मद शाह अहमद शाह, और तीनों द्वितीय, आलमगीर, शाह आलम, अकबर, आलमगीर, शाह आलम, अकबर, तीनों द्वितीय। बस हो गए याद। हो गए क्या? समझ में आ रही मेरी बात? अब आपको डिटेल में देखना है कि कौन किसका क्या था, तो फिर उसके लिए हमने ये देख लिया कि भैया ऐसे थे, है ना। अगर औरंगजेब के 5 बेटे थे, 2 पहले ही मर गए थे, मोहम्मद और सुल्तान और अकबर मर गए। आजम शाह, मुअज्जम और काम बख्श में लड़ाई हुई, आजम गद्दी पे बैठा, आजम के 4 बेटे हुए, जहांदर शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्सान, जहान शाह, और ये 4 बेटे हुए। जहांदर शाह बना, जहांदर शाह के बाद में फिर उसका भतीजा फर्रुख सियार, फर्रुख सियार के बाद में उसके दूसरे दो नए भतीजे रफीउद्दराज, रफीउद्दौला, ये इसके भतीजे थे जहांदर शाह के। उसके बाद में फिर हमने देखा कि साहब मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद में अहमद शाह, मोहम्मद शाह का बेटा अहमद शाह, और उसके बाद में फिर कौन बना? आलमगीर द्वितीय, जो जहांदर शाह का बेटा था, और फिर इसके बाद में बना शाहजहां तृतीय। अब इसका नाम तो दिया ही नहीं है, दिया था कि लिस्ट में? नहीं दिया ना, क्योंकि इंपोर्टेंट है ही नहीं है ना, ये इंपोर्टेंट है, कुछ समय के लिए बने, खत्म कहानी। और आखिरी में आप देख रहे हैं कि शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, लाइन से हैं तीनों। और लास्ट में कौन है? बहादुर शाह जफर। समझ में आ रही है? मैं कल पूछ लूंगा तुम लोगों से सामने। अब हम एक एक को पढ़ते हैं जिनसे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट परफेक्ट बनते हैं। एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं बहादुर शाह प्रथम की। किसकी बात कर रहे हैं? बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं। बहादुर शाह प्रथम, इसका वास्तव में नाम क्या था? मुअज्जम था। ये औरंगजेब का बेटा था। इसके 5 भाई थे, 2 पहले मर गए थे, अकबर और सुल्तान। मोहम्मद अकबर, मोहम्मद सुल्तान की बीमारी से मृत्यु हो गई, है ना। काम बख्श, मुअज्जम, और इनके बीच में क्या हुआ? लड़ाई हुई। अभी लड़ाई हुई तो इसमें मुअज्जम जीतता है। इसे उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। तो क्या कहना है? बहादुर शाह का पूर्ण नाम क्या था? मुअज्जम। औरंगजेब के 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और काम बख्श जिंदा थे। उनमें क्या हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। ठीक है भैया, समझ में आ रही है? औरंगजेब ने अपने तीनों पुत्रों में वसीयत के माध्यम से विभाजन का निर्णय लिया था। मरने से पहले वो लिख गया था कि साहब तीनों बट जाना। परंतु जैसा मुगलों में राजा बनने के लिए आपस में युद्ध की प्रथा चली आ रही थी, वैसा औरंगजेब के तीनों पुत्रों ने भी किया। ठीक है। औरंगजेब के तीनों पुत्रों में से एक पुत्र मुअज्जम अपने बाकी 2 भाइयों को पराजित करके राजा बन जाता है, और वह बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। नाम था मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम। 1707 पे गद्दी बैठा और 1712 तक। कौन? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। बहादुर शाह जो प्रथम था 1707 से 12 तक था। इसमें हमने देखा कि जो उत्तराधिकार के युद्ध हुए कौन कौन के साथ बीच बीच में? बहादुर शाह, मुअज्जम और आजम के बीच में। यही है ना तीनों भाई, मुअज्जम, आजम और काम बख्श। मुअज्जम, काम, आजम और काम बख्श।
तो भैया इनके बीच में युद्ध हुए। तो पहला युद्ध जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो आगरा के पास जजाऊ का युद्ध, काय का युद्ध है। अब याद रखना कि जजाऊ का युद्ध किसके बीच में हुआ था, औरंगजेब के बेटों के बीच में, उत्तराधिकार का युद्ध, जिसमें मुअज्जम और आजम के बीच में युद्ध हुआ और मुअज्जम को विजय प्राप्त हुई। पहला युद्ध तो उसने किसको हरा दिया, आजम को हरा दिया। दूसरा दक्षिण भारत में बीजापुर का युद्ध लड़ा गया जिसमें मुअज्जम और कामबख्श के बीच में लड़ाई हुआ। यानी कि जाजाऊ में दो भाइयों तीन लड़ाई, अब तीन भाइयों हुई है तो इकट्ठा तो तीनों से लड़ेंगे नहीं, एक एक करके हराया होगा। तो पहला जो था आजम को हराया मुअज्जम ने किस युद्ध में, जजाऊ के युद्ध में जो आगरा के पास में हुआ। और एक और भाई बचा, कौन सा बचा उसका, कामबख्श। तो कामबख्श उसने कब हरा दिया, बीजापुर के युद्ध। जजाऊ का युद्ध, बीजापुर के युद्ध किसने लड़े, औरंगजेब के बेटों ने। दोनों में कौन जीता, आज मुअज्जम। कौन जीता, मुअज्जम। जजाऊ में किसको हराया, आजम को, और बीजापुर में किसको हराया, कामबख्श को। समझ में आ रही है का, आ रही ना। उत्तराधिकार युद्ध में सफल होने के बाद मुअज्जम ने 65 वर्ष की अवस्था में बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली गद्दी पर आसीन, 65 वर्ष की उम्र में ये दिल्ली गद्दी पर बैठ गया बहादुर शाह प्रथम के नाम से। कौन, मुअज्जम। ठीक। बहादुर शाह ने अपने पिता औरंगजेब की असहिष्णु नीतियां, जैसे हिंदुओं के साथ में कट्टरता, भारतीय शासकों के साथ में कड़ा व्यवहार, धार्मिक नीति, राजपूत नीति, इन सभी को बदलते हुए सहिष्णु नीतियां अपनाएं। क्यों, क्योंकि एक तो उसकी अच्छी खासी उम्र हो गई थी, 65 साल। 65 साल में आदमी सही में जाता है कि सब फालतू की बात है, धर्म वर्म के नाम पे लोगों को मारना काटना परेशान करना, है ना। क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, चाहे तेरा हो या मेरा हो, उसने सबको बनाया है। तो उसने, और ये भी देख रहा था वो कि पिता ने जो उल्टे सीधे काम करे थे, कौन ने, पापा जी, अब्बू जान, कौन, औरंगजेब, बा के वजह से पूरे भारत में हिलारो हो रहा है। समझ रहे हो, दक्षिण भारत के राजा आजाद हो गए, उत्तर भारत पूरे उत्तर बड्डो मुगल साम्राज्य हो तो उन्हें 100 बचो, काय की वजह से, औरंगजेब की इन धार्मिक असहिष्णु नीति। असहिष्णु का मतलब क्या होता है कि हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। तो आप नीतियां अपनाई और भारतीय शासकों के साथ जैसे मराठा, सिख, राजपूत से मिली जुली नीति अपनाई। बहादुर शाह ने मराठों और राजपूतों से के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई, दोस्ती कर ली। इसने संभाजी के पुत्र साहू जी को मुगल कैद से आजाद कर दिया। जो औरंगजेब ने बंद कर लिया था ना शिवाजी को और संभाजी को, वे दोनों भाग गए थे। बाद में फिर लड़ाई हुई तो संभाजी के पुत्र जो थे साहू जी, उनको क्या है बंद कर लिया था, जेल में बंद कर लिया था साहू जी को। शिवाजी के संभाजी, संभाजी के साहू जी, आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो मराठों को। तो साहू जी को भी इसने क्या कर दिया, मुगल जेल से आजाद कर दिया। किसने कर दिया, बहादुर प्रथम। इतिहासकार खफी खां के अनुसार बादशाह राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि लोग उसे शाह बेखबर कहा करते थे। समझ रहे मेरी बात, टेंशन फ्री आदमी था। उसने कहा साहब जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, कोई जो हो रहा थे होन दो। देखो सुनो, तीन चीजें होती हैं, तीन गुण होते हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। तामसी व्यक्ति कौन होते हैं, जो खा पी के आलस में पड़े रहते हैं, है ना, जिन्हें केवल इंद्रिय सुख चाहिए, जीभ को चटोना चाहिए कि बच्चा है, पेट कितना ही खराब हो जाए पर समोसा खाना ही है। समझ रहे हो। राजसी व्यक्ति भी होते हैं जो 24 घंटा जई तो पर कहाँ से पैसा है, कहाँ नई बिल्डिंग, कहाँ नया काम दिन रात काम कर रहे हैं। वो राजसी व्यक्ति होते हैं जो मोह में पड़ रहे हैं कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। और सात्विक व्यक्ति जो होते हैं समत्व भाव से जीते हैं, जो काम करते रहे हैं, जो हो रहा है उसको देख लेंगे, वो वाली कंडीशन, वो होते हैं सात्विक व्यक्ति। तो ये थोड़ा सा या तो तामसी रहा होगा, इसके काम से मुझे तामसिक तो नहीं लग रहा, ये सात्विक ही रहा होगा। इसने कहा ठीक है जो हो रहा है उसको होने दो, इसलिए ये क्या था, शाह बेखबर, क्या हो रहा है उसे परवाह नहीं थी। इसे शाह बेखबर किसे किसे कहते हैं, शाह बेखबर, बहादुर शाह प्रथम। 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र जो जहांदर शाह अगला राजा बना। जहांदर शाह अगला राजा बना। अब जहांदर शाह से कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, थोड़ा सा ही इसके बारे में प्रश्न बनते हैं। जहांदर शाह एक 1712 में गद्दी बैठा और 1713 में हट गया, एक साल ही बैठ पाया।
पर इतना याद कर लेना कि बहादुर शाह प्रथम के बाद में जहांदर शाह के बाद में फर्रुखसियार, और फर्रुखसियार के बाद में दोनों वो रफ़ी भाई, उसके बाद में दोनों शाह अहमद शाह और मोहम्मद शाह और अहमद शाह, और फिर तीनों द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, सालम द्वितीय, अकबर, और आखिर में बहादुर शाह जफर। तो जहांदर शाह 1712 में 13 तक बैठा, और बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। उन चारों पुत्रों में भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उस समय एक शक्तिशाली सामंत था, कौन? जहांदर शाह, जिसका नाम जुल्फिकार था। अच्छा, एक शक्तिशाली सामंत जो था जुल्फिकार था, अलग व्यक्ति था, जिसने किसका सपोर्ट किया? जहांदर शाह के साथ। यानी कि जुल्फिकार खां की मदद से ही ये गद्दी पे बैठा, कौन? जहांदर शाह। जुल्फिकार खां कौन? आ गए, कोई बड़ा उस समय सामंत रहा होगा, राजाओं के सामंत रहते थे, तो उसने सपोर्ट कर दिया किसका? जहांदर शाह का, जिसके कारण बाकी तीनों भाइयों को हराते हुए सबसे कमजोर पुत्र ही शासक बन जाता है। सबसे कमजोर था ये जहांदर शाह, पर इसका सपोर्ट किसने कर दिया? जुल्फिकार। अब जुल्फिकार ने इसलिए कर दिया कि जो कमजोर आदमी, अपन चाहे दबा लेंगे, चाहे बना देंगे कठपुतली, राजा का शासन करेंगे अपन। और इसने इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। जैसे साहब एक खबर किसे कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदर शाह कहा जाता है। इस शासक बनते ही जहांदर शाह ने जुल्फिकार खां को क्या बना दिया? वजीर। वजीर मतलब कौन? काय बना दिया, कहा कि भाई ने भाई को बनवाओ तो राजा। समझ में आ रही है बात? और वजीर बनने के बाद वास्तविक सत्ता जुल्फिकार खां ही चलाने लगा। ये तो टेंशन फ्री हो गया, बढ़िया आराम से पीता, और एक बढ़िया एक वैश्या थी लाल कुंवर बाई, उसके साथ दिन रात वहीं पड़ा रहता। तो ये इसके दौरान जहांदर शाह लाल कुंवर नामक वैश्या के साथ संबंध कारण चर्चा में रहता था, जिसके कारण राजपाट से ज्यादा रुचि नहीं रखता था, और वास्तविक सत्ता जुल्फिकार खां। यानी लाल कुंवर के लफड़े में कौन पड़ गया था? जहांदर शाह। और जहांदर शाह को क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख। और इस समय सत्ता किसके हाथ में थी? जुल्फिकार खां। ठीक है। जहांदर शाह के बाद में कौन आएगा? फर्रुखसियार। कौन आएगा? सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां फर्रुखसियार के साथ मिलकर जहांदर शाह की हत्या करवा देते। सैयद बंधु थे कौन? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। ये दोनों मिलकर के सपोर्ट करते हैं फर्रुखसियार का। और जानते हैं कि आप फर्रुखसियार जो अगले भाई का बेटा था, कौन? फर्रुखसियार। तो फर्रुखसियार प्लानिंग करता है। अब चूंकि कुनबा बहुत बड्डू होगा ना, एक परिवार के बहुत आदमी हो गए, तो फर्रुखसियार के साथ मिलकर जहांदर शाह को मरवा देते हैं। और जहांदर शाह के बाद में मुगल गद्दी पे कौन बैठ जाता है? फर्रुखसियार। पहला बहादुर शाह, ठीक है, दूसरा जहांदर शाह, और तीसरा फर्रुखसियार। बहादुर शाह साहब खबर, जहांदर शाह लंपट मूर्ख, लाल कुंवर बाई के लफड़े में पड़ गया, और शासन किसने किया? जुल्फिकार भुट्टो। फिर आ गया फर्रुखसियार। फिर कौन आ गया? फर्रुखसियार। ये गद्दी बैठा 1713 में 1719। अब जहांदर शाह तो 1 साल ही बैठा था, 12 से 13, 1713 से 19 तक गद्दी पे कौन बैठा है? फर्रुखसियार। कौन बैठा है? फर्रुखसियार। अब फर्रुखसियार जो था ना, फर्रुखसियार, इससे 2-3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फर्रुखसियार, इसको शासन बनाने में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? सैयद बंधु। कौन थे? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। ये सैयद बंधु थे। जो अवध क्षेत्र के 2 मुसलमान भाई अब्दुल्ला खां और हुसैन खां थे, जिनके पास वजीर समान शक्ति थी, अर्थात सैन्य शक्ति थी, जिसके सहयोग के कारण फर्रुखसियार सत्ता प्राप्त करता है, इसे क्या कहते हैं? घृणित कायर। यह प्रश्न बनते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। ये 2 पॉइंट सबसे इंपोर्टेंट है। साहब एक खबर, बहादुर शाह प्रथम, है ना, लंपट मूर्ख जहांदर शाह, घृणित कायर फर्रुखसियार। यही प्रश्न बनते हैं भैया। फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं से में से अब्दुल्ला खां को क्या बना दिया? वजीर। और हुसैन अली खां को क्या बना दिया? मीर बख्शी नियुक्त कर दिया। वजीर माना प्रधानमंत्री, और मीर बख्शी भी एक बहुत बड़ा अधिकारी उस समय होता था। सैयद बंधुओं को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शासक निर्माता, किंग मेकर कहते हैं। ये जिसे चाहते थे उसे राजा बना देते।
के रूप में जाना जाता है। तो ये प्रश्न बन जाए कि मध्यकालीन इतिहास में किंग मेकर कौन थे? सैयद बंधु। ठीक है। और फर्रुखसियार के शासनकाल में सिखों के नेता बंदा बहादुर को पकड़ करके 1716 में उसका वध कर दिया गया। कत्लगढ़ी जगह का नाम था, कत्लगढ़ी। बंदा बहादुर, अब ये बंदा बहादुर कौन है भैया, कहाँ से आ गया? तो हमने अभी सिखों के बारे में पढ़ा था, सिखों के 10 गुरु हुए थे। आखिरी गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, अब सॉरी गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 90 गुरु थे तेग बहादुर। तेग बहादुर को मरवा दिया था किसने? औरंगजेब ने। कत्ल शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली, कल बताया था। और गुरु जो तेग बहादुर थे उनके बेटे कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। अब जिसके बाप को मारा हो औरंगजेब मुगलों ने, तो वो तो शांति से बैठेगा नहीं। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने सिखों से खालसा पंथ बना दिया। क्या बना दिया? सिखों का सैन्यकरण कर दिया। सिख हथियार चलाने, तलवार, पंच ककार तय कर दिया। आगे हम गुरु गोविंद सिंह के बारे में आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मराठा पढ़ेंगे, सिख पढ़ेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो, जब से ये सिखों का जो स्वरूप है, केस, कड़ा, कृपाण, कंघा, वो कच्छा, बड़ा सा चड्डा पहनते हैं, ये 5 ककार तय कर दिए। पुरुषों के नाम के आगे सिंह और महिलाओं के नाम के आगे कौर। ये लिखने का रिवाज किसने चलाया? गुरु गोविंद सिंह, है ना। वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु दी फतेह, ये नारा अभी किसने दिया? 1.25 लाख थे एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। ये भी नारा गुरु गोविंद सिंह दिए। चिड़िया नाड़ा बाज लड़ावा। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद उनके चारों, जो उनके उनके जीवन काल में उनके 4 बेटों को मार दिया गया। 2 बेटों को दीवार में चुन दिया गया था। 4 साहिबजादे फिल्म आई थी, आपने साहब देखी होगी। 4 साहिबजादे, एक पिक्चर आई थी, कार्टून मूवी थी, देखी थी। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद में फिर बंदा बहादुर होते हैं। बंदा बहादुर गुरु नहीं थे, पर सिख धर्म के मेन लीडर बन के उभरे और उन्होंने युद्ध किया। और ये बंदा बहादुर की हत्या करवा दी किसने? इस फर्रुखसियार ने, घृणित कायर फर्रुखसियार ने कत्लगढ़ी नामक जगह बंदा बहादुर हत्या करवा दी। फर्रुखसियार एक असाध्य रोग से पीड़ित था। क्या हुआ बताऊं एक कहानी में आपको, कि जैसे मैंने कहा था कि अंग्रेजों का आना शुरू हो गया था जहांगीर के टाइम से। कहाँ से हो गया था? जहांगीर के टाइम पे 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था। देखो, आप अगर पीछे की बात है भूलते जाओगे ना तो इतिहास में आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात? जहांगीर जब राजा था तब कैप्टन हॉकिंस आया था रेड ड्रैगन नाम के जहाज में बैठ के व्यापार करने, पर जहांगीर ने उसे परमिशन नहीं दी। 1615 में आया टॉमस रो, तो मैंने कहा था कि जामत रो, टॉमस रो, जामत रो, उसको परमिशन मिल गई 1615। अंग्रेज शासन करने लगे थे बहुत से बड़े हिस्से में, पर अंग्रेजों को बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था, बहुत सारा कर देना पड़ता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा कर देना पड़ता था। उनकी खुद के पैसे नहीं चलते थे। सब जो मुगल कालीन मुद्रा चलती, दूसरे के राज्य में शासन को तुम जो है व्यापार कर रहे हो तो दूसरे के हिसाब से व्यापार करना पड़ेगा ना। भारत में कोई भी अगर चीन की कंपनी सामान बेच भी आएगी तो भारत सरकार की नीतियां माननी पड़ेंगी, हमारे टैक्स भी देने पड़ेंगे, तभी तो हम व्यापार करने देंगे ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये तो इंग्लैंड से आए थे अंग्रेज, भारत में व्यापार करने आए थे भैया। तो जहाँ जो कुछ भी करेंगे किसके हिसाब से करेंगे? मुगलों के हिसाब से करेंगे। तो बार बार वो प्रयास करते थे हमें कुछ टैक्स में छूट मिल जाए, कुछ कुछ फायदा मिल जाए, तो वो जाते रहते थे। जो फर्रुखसियार जब था 1719 तक रहा है फर्रुखसियार। तो 1719 में ही जब फर्रुखसियार एक बीमारी हो गई बरतोरा। बरतोरा जान तो? बाल तोड़ बेचारो, टेढ़ो बैठो कुर्सी पे सो। कौन? फर्रुखसियार। भाई टेम एक अंग्रेज आओ फर्रुखसियार का। कौन आओ? एक अंग्रेज, वो नाम है तो हैमिल्टन का नाम है। तो एक टीम आई होगी अंग्रेजों की पूरी, उसमें हैमिल्टन नाम का व्यक्ति भी था जो डॉक्टर था। अब हमारे यहाँ उपचार आयुर्वेद में जो उपचार होते हैं ना, वो थोड़े से ढीले उपचार होते हैं, टाइम लेते हैं। हमारा जो आयुर्वेद है ना, दवाइयाँ जड़ी बूटी वाला काम जो है ना, उसमें ऐसा काम नहीं है कि डिस्प्रिन गोली खाई सर दर्द बंद, है ना, गोली खाई बुखार उतर गओ, ऐसा नहीं होता। ये एलोपैथी, जो हमारे बाजार की जो मेडिकल दवाइयाँ उन्हें क्या बोलते हैं? एलोपैथी। और हमारी जो दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ जो काढ़े हैं जिन्हें हम रिष्ट बोलते हैं, झंडू पंचारिष्ट, है ना, ये रिष्ट वो रिष्ट। और गोली को बोलते हैं बटी। क्या बोलते हैं? बटी। हमारे आयुर्वेद में बटी बोलते हैं। काढ़े को बोलते हैं रिष्ट बोलते हैं, क्वाथ बोलते हैं।
तो उनसे टाइम से चीज ठीक होती है, टाइम लगता है, 5-6 दिन में आपको फायदा पड़ना शुरू होता है। लेकिन जो है कि आयुर्वेद की दवाइयों से अगर आपको एक बार फायदा पड़ गया तो आपका रोग जो होता है वो समूल नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप और कुछ खाओगे ना, एलोपैथी गोली, सर दर्द बंद, 2 घंटा है तो बंद, 3 घंटा बाद फिर दुखन लगे हो, बुखार उतर गया फिर चढ़ जाए हो। तो एलोपैथी से जो इलाज होता है ना वो परमानेंट नहीं होता, वो कुछ समय के लिए होता है। लेकिन आयुर्वेद से जो उपचार हो गया ना, एक बार अच्छे से कर लिया आपने, नियमित, समय लगेगा लेकिन परमानेंटली ठीक हो जाओगे। फिर आपको दोबारा बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती। तो परोपचार बैठा होगा, डॉक्टर हैमिल्टन आया, और स्वाभाविक सी बात है, हर आदमी चाहते आजकल शॉर्टकट, तुम भी चाहते हो जल्दी नेक बता दो, नेक पढ़ लें और पास हो जाएं। जीवन में हर काम नेक नेक 2 बार कर रहे हैं, राधा राधा सो राधा सामने आ जाए। हर चीज में हम जी चाहते हैं ना, सबर कहाँ है, सबर है ही नहीं हम लोगों को। परोपचार बैठा होगा, उसने ये टीम पहुंची कि साहब हमारा टैक्स माफ कर दो, हम आपके साथ राज्य में व्यापार करते हैं, आप बादशाह हो, शहंशाह हो, है ना। तो वो बेचारा ऐसे ही बैठो टेढ़ो, मैंने कहा यार मेरे बस की नहीं है बैठ भी कि तुम यहाँ टैक्स माफ करो, तो भगो। उन्होंने कहा साहब का वो बताओ सही, अरे कि तू दिमाग खराब मत कर, खड़े जहाँ से, अरे बताओ सही मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा, तो उसने बताया कि तुम्हें बरतोरा हो रहा। उसने बढ़िया, जैसे अपन अगर बरतोरा पका ही जाए ना, अगर मतलब लाल पर ही जाए तो भाई पकावे के लाने, अरसी होता है, अरसी अलसी बांट के उसको रख दो, सुबह से पक जाता है ना। या फिर थोड़ा सा उसमें मुंह में छेद करके एक खोआ बना दो काय को, घी को, वो धर दो, सुबह पक जाओ सुबह तक। तो उसने तो सुन्नो को इंजेक्शन लगाओ, काय को इंजेक्शन, सुन्नो को इंजेक्शन लगा के वो भाई फोड़ दो, सुबह जान ही न पड़ो, फर्क से आ रही भागा। पहले ही भागोगे तो बहुत कष्ट होते होंगे, मैंने तो पता ही नहीं पड़ता हो भाई, फोर पार के पट्टी करके वो क्या कर दो। अभी तो राजा है, अगर राजा बादशाह कोई जय कह दे कि राजा साहब तुम मेरा मोड़ा होगा, सुबह माला एक दे तिले, तो इतना बड़ा कष्ट हर लिया उसका फर्क से यार, वो बड़ा खुश हुआ फर्क से यार। तो बोलो क्या चाहिए साहब, टैक्स, टैक्स मैक्स नहीं, पूरे बंगाल में, पूरे बिहार में, पूरे उड़ीसा में जाओ, मात्र 3,000 रुपये दे दे करो और फ्री व्यापार करो, साल भर में केवल 3,000 दो, वो पूरे 3 प्रदेश है ना, बंगाल बिहार उड़ीसा में फ्री व्यापार। तुम्हारी जो मुद्रा है, तुम हमारी मुद्रा से परेशान हो, तुम तुम्हारी खुद के डाल लो, टकसाल का मुद्रा बनावे के पे डाल लो। तो ऐसे उल्टी सीधे काम दे रहे उन्होंने बंगाल बिहार उड़ीसा में। इसे कहते हैं कंपनी का मैग्ना कार्टा, क्या कहते हैं, सुनहरा फरमान। क्या है ये, अंग्रेज जो केवल बनिया आए थे, बिन्ने इतना पैसा कमाओ जा काम कांड के बाद कि कंपनी इतनी पैसा वारी हो गई कि बाने पूरे भारत में ही कब्जो कर लो। बात समझ में आ रही है। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था, इसलिए से क्या बोलते हैं, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। टर्निंग पॉइंट है जिससे कंपनी, व्यापारिक कंपनी भारत की शासक बन गई। समझ पा रहे हो बात को। तो क्या कह रहे हैं भाई, परोपचार एक असाध्य रोग से पीड़ित था जिसका उपचार अंग्रेजी सर्जन विलियम हैमिल्टन ने किया। परोपचार 1717 में 1717 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी व्यापारिक रियायतें प्रदान की। 1717 में अंग्रेजों को फर्रुखसियार ने शाही फरमान दिया। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शाही फरमान के तहत अंग्रेजों ने साल में मात्र 3,000 रुपया प्रति वर्ष की कीमत पर बंगाल क्षेत्र में, बंगाल बिहार उड़ीसा में क्या दे दी, फ्री में व्यापार। पहले उन्हें हर चीज में कछु भी बेचे तो हर चीज पे टैक्स देना पड़ा, तो चुंगी लग रही थी लाबे में ले जाबे में। अब उन्होंने तुम एक बार 3,000 रुपये दे दो साल में, और जो हमने दे दी तुम एक कागज आदेश जाई करा लो, फोटो कॉपी, और सब जाई धल लो, कोई टैक्स मांगे कहूँ कड़ा चुंगी मुंगी बता दे करे जो देखो। तो अंग्रेज इतने होशियार कड़े कि उन्हें काम करो न तो खुद तो बताएं। जैसे मान लो टैक्स लगे 100 रुपया कहूँ की चुंगी को, ठीक है, सब हर आदमी को, तो अंग्रेजन को भी लगता, तो अंग्रेज बताते हैं वो कागज।
तो उनको लगे ना पैसा। और जो और व्यापारी थे फ्रांस के या भारत के भी अन्य व्यापारी जहाँ अपने देश के, उन्हें बेचारे ने 100 रुपये देना पड़े। भाई अंग्रेज जनता ने देखे, देखो जो भीमगढ़ गए अपने 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो वे गए होंगे कहा कि भाई साहब यार हमारे बचवा दो, ये काम कर लो फोटो कॉपी 50 हमें दो, तुम्हें 100 लग रहे हैं 50 करवा दे रहे हैं, 50 रुपये हम फोटो कॉपी भेज दे, कौन है दूसरे आदमी। अब बास भाव का बास जो भाव के देखो बिन के 50 बचे, वो 50 कौन ने कमा लाए, अंग्रेजन ने। 100 घाटो कौन ही होगा, सरकार ही, राजा है। तो भाई खुद ने तो मजे ले ले और उनके और टैक्स बचा कौन 100 और पैसे कमाए, कितना फायदा हुआ हुआ। ठीक है। फर्रुख चार जब सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना, तब बाद में उसे लगता है कि सैयद बंधु उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए बाद में वह इन सैयद बंधुओं को हटाना चाहता था, परंतु सैयद बंधुओं ने फर्रुख चार को ही की हत्या करवा दी। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, किंग मेकर। और नए शासकों का चयन करते हैं। नए शासक रफीउद्दराज और रफीउद्दौला होते हैं, इन्हें बस वैसे ही पढ़ते हैं और उनके बारे में हम यहाँ से हम आगे कल पढ़ लेंगे क्योंकि समय हो गया है। अभी थोड़ा सा बचा है, इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे उत्तर मुगल काल को,